एक अंतिम सवाल है, कोरी भावुकता क्या है? कोरी भावुकता का मतलब भावनाएं इतनी ज्यादा आक्रामक हैं कि आप दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा, पूरी तरह से भावना में बह जाना, ये है कोरी भावुकता। एक उम्र के बाद भावनाएं और बौद्धिकता मिल जाती हैं, फिर भावनाओं का प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है, उनकी गहराई बढ़ जाती है। तो इंटेंसिटी कम हो जाए, डेप्थ बढ़ जाए भावनाओं की, तो उसको अनुभूति कह देते हैं कुछ लोग, या एथिक्स की दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पक्ष कह देते हैं। तो जब आएगा उसको देखेंगे। तब आज के टॉपिक पे आते हैं। कल जिस बिंदु पर हम रुके थे वो था कि नैतिक व्यवस्था किसी समाज में या संगठन में क्यों जरूरी है। नहीं बताऊंगा, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब क्लास शुरू हो गई, अब कोई बात नहीं करेंगे। नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है? नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है, ठीक है। और कल मैंने इसकी शुरुआत में आपसे पहला बिंदु जो बताना चाहा था, अगर मैं इसको कहूं कि इसके केवल 3 बिंदु हैं, तो पहले उन 3 को लिख लेते हैं, फिर उनके पार्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। किसी समाज में, है ना, जब संगठन की बात होगी तो लगभग यही बिंदु थोड़ा सा और घूम के आ जाएंगे। अभी बात है कि किसी भी समाज के लिए नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है, ठीक है। पहला है समाज के अस्तित्व के लिए, जो मैंने कल चलते चलते थोड़ी सी बात आपसे की थी। समाज के अस्तित्व के लिए। दूसरा है समाज को चलाने के लिए। पहला तो हो गया समाज को जिंदा रखने के लिए। दूसरा है समाज के सरल संचालन के लिए या समाज को चलाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। और तीसरा है समाज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज के विकास या प्रगति के लिए। इन 3 बिंदुओं में सारी बात को समझ सकते हैं, इन्हीं के हम दो दो तीन तीन पॉइंट्स करके समझते हैं। देखो, एथिक्स में सारा खेल है राइटिंग स्किल्स का, इस बात को ठीक से समझ लीजिए, बार बार आपसे बता रहा हूं। जैसे भूगोल है, उसमें राइटिंग स्किल्स की उतनी भूमिका नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत में मानसून के कारणों की समीक्षा करें, आपको भारत का नक्शा पता है, मानसून पता है, नक्शा बनाया, पवन की गति बना दी, तीर बना दिए, 5-6 वाक्य निश्चित हैं, वो लिख दिए, बात खत्म हो गई। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने उत्तर अच्छा नहीं लिखा या मौलिक नहीं लिखा। मौलिक क्या लिख रहेगा उसमें कोई आदमी, वही लिखना है। एथिक्स में लगभग एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें कोई निश्चित बंधा बंधाया उत्तर होता हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, इसी को सुनकर कुछ लोग इतना शानदार लिखेंगे कि कमाल कर देंगे, और कुछ लोग यांत्रिक तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। यांत्रिक का मतलब, जैसे बताया, उसमें अपना प्रवाह भाषा शामिल करने के बजाय वैसा का वैसा लिखने का प्रयास, प्रश्न की डिमांड को न समझने का प्रयास। तो इसी कंटेंट से आप 10 में से शायद 7 नंबर भी ले आएंगे और इसी कंटेंट से 10 में से 2 भी ला सकते हैं। इसलिए एथिक्स की दुनिया में यह संभव नहीं है कि हम सबको एक बिंदु पर लेकर जा सके जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी। और राइटिंग स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण प्रवाह। जैसे मैं ये क्यों बता रहा हूं, अब कल मैंने आपसे कहा इसका जिक्र करते हुए कि एक तो ये कि मनुष्य स्वार्थी होता है, और स्वार्थी होता है तो इसमें किसका नाम बताया था? हॉब्स का नाम बताया था। तो जब पिछली बार ये बताया और उसके बाद टेस्ट में यही प्रश्न पूछा, तो कई बच्चों ने इस तरह से इसका उत्तर लिखा, हॉब्स हाइफन मनुष्य स्वार्थी होता है, और ऐसे करके अंत में इसलिए नैतिक व्यवस्था जरूरी है। कोई प्रवाह नहीं, कोई लिंक नहीं, पॉइंट्स वही है। और दूसरा क्या होता है कि एथिक्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे कथन होंगे जो चुभ सकते हैं किसी को। जब भी आप कोई ऐसा कथन लिखें तो ये ध्यान रखें कि चुभने वालों से डंक बाहर निकाल के लिखना है। परीक्षक को चुभना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास की बातचीत में इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स आ जाती है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका जो दंश है या उसकी जो चुभन है उसे कम करके लिखें। और जब भी चुभने वाला वाक्य, चुभने की 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि आपकी भाषा ही खराब, कठोर है। एक परीक्षक जिस बैकग्राउंड से है उसे ऐसा फील हुआ कि उसके बैकग्राउंड पे हमला कर दिया आपने, एक ही हो सकता है। जब भी किसी वर्ग की नकारात्मक बात लिखें, हमेशा संभावना की और विनम्र भाषा में लिखिए। प्रतीत होता है, कुछ विचारक कहते हैं, एक रिसर्चर, एक शोधार्थी ने दावा किया है कि, अब इससे क्या होगा कि एक पक्ष है, भाई किसी ने रिसर्च किया है, किसी ने ऐसा कहा है, आप नहीं कह रहे ऐसा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि एथिक्स में जो 2 बड़े खतरे होते हैं, एक ही की बात चुभ जाए परीक्षक को। कुछ भी नई, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में लिखना है ना, तो ये ना दिखे कि आप उसके कट्टर समर्थक हैं, ये ना दिखे। हमेशा ध्यान रखना है कि पेपर चेक करने वाले की उम्र 60 या उससे ज्यादा आमतौर पर होती है। वो व्यक्ति किसी नई चीज को स्वीकार शायद कर लेगा, पर उस एग्रेशन के साथ नहीं करेगा जिसके साथ आप लिखना चाह रहे हैं। तो भाषा कैसी होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद समलैंगिकता अपराध नहीं है, अतः इसे खारिज नहीं करना चाहिए। अतः इसे स्वीकार करना चाहिए नहीं, अतः इसे खारिज नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने कहा स्वीकार कर लेना चाहिए के बजाय खारिज नहीं करना चाहिए, इसकी चुभने वाली जो कैपेसिटी है वो कम हो गई। तो हमेशा दिमाग में 60 साल का आदमी रखिए। कोई याद ना आए तो पापा को याद रखिए कि पापा के सामने कैसे बोलेंगे भाई बात, वैसे लिखिए, ठीक है। और लिंक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जो मुझे ये प्रश्न करवाते हुए ना ध्यान आ गया कि मैंने पिछली बार ऐसे 5-6 आंसर चेक किए इस प्रश्न में जहां लिंक एकदम उखड़ गया था, ठीक है। राइटिंग स्किल्स आपको एक ही व्यक्ति सिखा सकता है, वो मैं नहीं हूं, वो आप खुद हैं। जितना अभ्यास करेंगे, और अभ्यास में केवल मात्रा से फर्क नहीं पड़ता कि रोज 50 आंसर लिख रहे हैं। कई बच्चे बोरी लेके आते हैं, आंसर लेके आए, चेक कर दीजिए। क्या करते हैं, रोज 10 आंसर लिखते हैं, उतना ही रद्दी लिख रहे हैं जो पहले लिखा था, उतना ही रद्दी लगातार लिख रहे हैं। उसका फायदा क्या है? आप एक दिन में 10 मत लिखिए, 10 दिन में एक लिखिए, लेकिन हर आंसर पिछले आंसर से बेहतर हो, इस पर ध्यान दीजिए। और कैसे होगा? उसमें लिंक, फ्लो, प्रामाणिकता, कुछ तर्क से ठोस आ जाए, एक दो रेफरेंसेस बढ़िया आ जाए, यही सब कुछ चाहिए और क्या चाहिए। और अब जीएस में जितना डायग्राम्स बना पाएंगे ना,
ऐसा डायग्राम ने जो देख के लगे जबरदस्ती बना दिया, जबरदस्ती वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बिना जबरदस्ती की फीलिंग के अगर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे ये प्रश्न मान लीजिए आ गया, आखिरी प्रश्न है, 10 नंबर का है, टाइम नहीं बचा है, तो आप सीधे ऐसे बना के नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है, 3, इनके नीचे 2 पॉइंट, इसके नीचे 3 पॉइंट, इसके नीचे 2 पॉइंट, खत्म, पूरा आंसर हो गया आपका। ये चल जाएगा, ठीक है। उपदेश समाप्त हुआ, वापस टॉपिक पे आ जाइए। ठीक, तो पहली बात है समाज के अस्तित्व के लिए, और मैंने कहा था कि क्योंकि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, जैसा कि होब्स ने बताया है, जैसा कि सामान्य समझ हम सबकी भी बन रही थी कल। और दूसरा ये भी तय है कि मनुष्य में वासनाएं स्वाभाविक हैं और विवेक अभ्यासजन्य है, अर्जित वस्तु है। और विवेक दुनिया के हर व्यक्ति को बराबर मात्रा में और अपेक्षित मात्रा में विकसित करना आसान काम नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो समाज में ऐसे व्यक्ति छूट ही जाएंगे जिनके पास विवेक उतना नहीं है जितना उनकी वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए चाहिए था। तो चूंकि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से स्वार्थी और वासना प्रधान जीव है, इस वजह से इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि वो अराजकता फैला दे, वो अव्यवस्था फैला दे, ये खतरा हमेशा रहता है। और जब तक अराजकता रहेगी, अव्यवस्था रहेगी, तब तक समाज का अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। इसको देखना हो तो जैसे पिछले कुछ वर्षों तक अफगानिस्तान की हालत थी, उसको देखिए। एक सोशल ऑर्डर वहां पर नहीं था, और क्योंकि सोशल ऑर्डर नहीं था, इसलिए पूरे देश में कहीं किसी की सत्ता, कहीं किसी की सत्ता, सब लड़ाके हैं, बंदूकें, तोपे लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। कोई किसी भी सड़क पर निकला तो इस बात का खतरा है कि उसकी मौत हो जाएगी, इतना खतरा है। तो समाज चल ही नहीं पाएगा अगर नैतिक व्यवस्था समाज में नहीं होगी। तो पहली बात समझ में आ गई। इसमें होब्स का जो कोटेशन आप यूज कर सकते हैं, मतलब फ्रेज है, कोटेशन क्या है कि जो मूल स्थिति थी, ओरिजिनल सिचुएशन जो थी, उसमें हर व्यक्ति का शत्रु था। तो अगर नैतिक व्यवस्था ना हो तो हर व्यक्ति का शत्रु हो जाता है। एवरीवन वाज एवरीवन्स एनिमी, उसका बहुत प्रसिद्ध फ्रेज है। तो उसकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन या लेवियाथन कह देते हैं। उस पुस्तक में उसने ये सब बातें विस्तार में बताई हैं। लेवियाथन में क्या क्या लिखा है, जब हम होब्स को पढ़ेंगे थिंकर्स में तब समझेंगे। थिंकर्स में हमें लगभग 12 से 15 दिन के बीच में पढ़ना होगा लास्ट में, तो हम उसको सबको लेंगे, विस्तार में समझेंगे, ठीक है। दूसरा पक्ष है समाज को चलाने के लिए, समाज का संचालन आसानी से हो सके इसके लिए होब्स ने लेवियाथन को एक यंत्र माना है। मतलब एक वाक्य में स्पष्ट करना चाहूं तो हर व्यक्ति बिखरा हुआ था, अंत में सब इकट्ठा हुए। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों एक साथ इसलिए है कि तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के समर्थक हैं, लेकिन तीनों की थियरी अलग अलग है। तीनों में सहमति सिर्फ इतनी है कि समाज के लोगों ने मिलकर समझौता किया, उस समझौते की बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, कैसे वो अलग अलग बात है। तो हॉब्स ने कहा कि सब व्यक्ति मिले, समझौता हुआ कि सब अपनी अपनी शक्ति एक सिस्टम को सौंप देंगे। तो सब व्यक्तियों ने अपनी शक्ति सिस्टम को दी, वो सिस्टम बन गया वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। उस सिस्टम का नाम है लेवियाथन या लेवियाथन। और लेवियाथन एक बहुत बड़ा पशु या बहुत बड़ा यंत्र है जो इतना ताकतवर है, मतलब समाज के सबसे बड़े गुंडे से कई गुना बड़ा गुंडा है वो, इसलिए उस गुंडे के सामने किसी गुंडे की नहीं चलती है। तो गुंडागर्दी से निपटने के लिए राज्य को सबसे बड़ा गुंडा बनाना पड़ेगा, और राज्य का संचालन सही हाथों में हो, ये सिस्टम करना पड़ेगा। ये राज्य की उत्पत्ति का हॉब्स का विचार है, वहां से उसने इस बात को समझाया है। दूसरी बात है कि समाज का सफल संचालन कैसे हो, इसको समझने के लिए जब हम एटीट्यूड पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट समझेंगे मनोविज्ञान का। मैं उसको सुविधा के लिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, वहां तो आसानी हो जाएगी, यहाँ भी आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, जो हमारा दिमाग काम करता है, आपको ये तो पता ही, दिमाग प्रोसेसिंग करता है। ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर में सीपीयू में बड़ी समानता है, क्योंकि सीपीयू बेसिकली ह्यूमन माइंड की नकल करता है। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ह्यूमन सिस्टम की नकल करने का प्रयास करता है। हम देख सकते हैं तो उसने कैमरा लगा दिया, हम सुन सकते हैं तो उसने सुनने के लिए ऑडियो फोन्स लगा लिए हैं, तो उसके पास सुनने की क्षमताएं भी आ गई। जैसे आजकल मशीन हम बोलते हैं तो ऑडियो कमांड लेती है ना, तो सुनने की क्षमता भी उसके पास आ गई है। फिर हम बोलते हैं तो उसके पास स्पीकर्स हैं, उससे उसकी आवाज आ जाती है। हमारे पास लेफ्ट ब्रेन है जो लॉजिकल फंक्शंस के लिए है, राइट ब्रेन क्रिएटिव इमोटिव फंक्शंस के लिए ज्यादा काम करता है। उसके पास जो सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें एक एएलयू होती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जिसका काम ठीक वही है जो हमारे लेफ्ट ब्रेन का है, जो लॉजिकल फंक्शंस करने वाली यूनिट है वो है। हमारे दिमाग के पास एक फंक्शन है मेमोरी का, तो उसके पास एक एमयू है, मेमोरी यूनिट है, वो याद रखती चीजों को। हमारी मेमोरी की सीमा है, हमारी मेमोरी में रिट्रीवल परफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपको लग रहा है कि यार देखा हुआ है इसको, कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा है, ये इम्परफेक्ट रिट्रीवल है कि मेमोरी में है लेकिन उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे, उसको समय आने पर याद नहीं कर पा रहे। कंप्यूटर में अगर आपकी ड्राइव करप्ट ना हो जाए तो ये दिक्कत नहीं है, रिट्रीवल परफेक्ट होता है। उसमें ये भी है कि आप मेमोरी को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ड्राइव उसे अटैच कर सकते हैं। हम अब तक ये नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे इनके दिमाग की मेमोरी में चाहूँ यूज करना, एक तार लगा दूं कि खोपड़ी में मेमोरी मेरे पास आ गई, वो हम नहीं कर पा रहे, पर कंप्यूटर की दुनिया में वो हो पा रहा है। तो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम हमारे सिस्टम की लगभग नकल है, और वो नकल कुछ मामलों में हमसे बेहतर हो गई है, हमसे आगे चली गई है। और जिस दिन हम कह रहे हैं कि बायोचिप या न्यूरोचिप सफल हो जाएगा, उस दिन कंप्यूटर्स, जो एआई का कंसेप्ट है, वो एआई का असली फेज कब आएगा? जिस दिन कंप्यूटर कविताएं लिखने लगेगा, जिस दिन कंप्यूटर इमोशनल तरह की बातें करने लगेगा अपने आप, उस दिन हम मानेंगे कि अब कंप्यूटर बुद्धि और चिंतन के स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर मनुष्य की अंतिम विशेषता को भी कॉपी कर पा रहा है। और ये प्रोसेस मुश्किल से 10-20 साल का बचा हुआ है, उतने में हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य के पास आखिरी उपाय ये कहने का कि हम मशीन से बेहतर हैं समाप्त हो जाएगा। मशीन हमसे एक मामले को छोड़कर हर चीज में बेहतर हो चुकी है। एक ही मामला बचा हुआ है कि आप कविता लिख सकते हैं, शायरी कर सकते हैं, क्रिएटिव का मतलब वो अभी कंप्यूटर उस तरह से नहीं कर पा रहा।